हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 11 के अंदर। तो बेटा अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। अभी तक हम लोगों ने सर यहाँ पे जहाँ तक हम लोगों ने बातें करी है वहाँ तक हम लोग मतलब जो पढ़ाई करी है वहाँ तक हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पूरी पढ़ ली है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोले तो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, चाहे वो वायर सीधा हो, लंबा हो, छोटा हो, गोल गोल हो, मोटा हो, पतला हो, मोटी दीवार का हो, पतली दीवार का हो, कैविटी वाला हो, कैसा भी हो। और इसके लिए हम लोगों ने दो प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया था। एक था अपना बायोट सेवर्ट लो, दूसरा था अपना एसीएल। एसीएल बोले तो एम्पियर सर्किटल लो है ना, एम्पियर सर्किटल लो, वो लूप निकल जाता है क्योंकि अपन लोग कई बार इसको लूप ही कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो इन दो प्रकार से अपन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखी है, डिफरेंट डिफरेंट करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। तो बेटा उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टाइम में एक बात करी थी, वो बात करी थी हमने फोर्स के बारे में कि जो फोर्स लगता है, मैं दोबारा यहाँ बता रहा हूँ आपको कि जो फोर्स लगता है वो लगता है क्यू वी क्रॉस बी। दिस इज द फोर्स। जो फोर्स लगता है वो लगता है एफ क्यू वी क्रॉस बी, एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी। बेटा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें मैथमेटिकल बात है जिसका हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वो बात यह है कि अगर जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने पहले भी इस प्रकार की बात करी है। तो क्या इस केस में C इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, C A के परपेंडिकुलर होगा, कंफर्म है ये। और जो C है वो B के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा C। क्यों? क्योंकि उसको दोनों के परपेंडिकुलर होना पड़ता है। अगर A और B आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट निकलता है C वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद कल हम लोगों ने मतलब लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये सब बातें भी करी थी। mv/qb, दिस इज रेडियस, याद है तुम लोगों को? mv² r इक्वल टू QVB। हम लोगों ने कैसे किया था इसको? mv² r बराबर QVB। तो v से v कैंसिल करके हम लोगों ने r की वैल्यू यहाँ से निकाल ली थी। बेटा सिमिलरली एक टाइम पीरियड नाम की चीज भी आती है, तो हम लोगों ने उसका भी जिक्र किया था। उसका जिक्र कुछ इस प्रकार से हुआ था कि 2πm/qb। ये टाइम किस बात पर निर्भर करता है? सिर्फ मास पर, चार्ज पर और बी पर। इसके अलावा किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। क्या मेरी बात आपको क्लियर अच्छे से? अरे आ रहा है ना समझ में? पक्का ना? तो ये हम लोगों ने इस प्रकार से टाइम लिख दिया है, चार्ज लिख दिया है, वो फ्रीक्वेंसी और भी अनाप शनाप अपन ने बातें करी थी लास्ट क्लास के अंदर। उसके अलावा थोड़े बहुत इस पे अपन आगे बढ़ने की कोशिश भी करी थी। बट आज अपन इसको लेकर कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। अब अच्छे सवाल करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी बातें बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए बहुत ही लल्लू सवाल मैं लेता हूँ। बेटा जो सवाल मैं ले रहा हूँ इस प्रकार के अपने कई सारे सवाल आते हैं नीट के अंदर, कई सारे, पर वो प्रोटॉन, अल्फा और पता नहीं किस किस अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स के नाम पर आते हैं। पर मैं आपको बिल्कुल लल्लू सवाल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वी हैव टू पार्टिकल्स A एंड B, वी हैव टू पार्टिकल्स A एंड B। बेटा जो A होगा उसका जो चार्ज होगा वो हमें दे रखा है Q, जो A होगा उसका जो चार्ज होगा वो Q दे रखा है, और जो B होगा उसका जो चार्ज होगा वो हमें दे रखा है 2Q। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? सिमिलरली बेटा जो मास होगा A का वो हम लोगों को दे रखा है कितना? 2m। सिमिलरली जो मास होगा B का वो हमें दे रखा है 4m। अबे आ रहा है ना समझ में? तो बेटा ये अपन ने इस प्रकार से ले लिया है ना, दो पार्टिकल्स अलग अलग प्रकार के अपन ने लिए हैं हम लोगों ने यहाँ पर। तो हम लोग अब इस पे बात करने वाले हैं कि बताइए रेडियस ऑफ A कितना होगा, रेडियस ऑफ ए कितना होगा। तो बेटा अगर मान लीजिए, अब सर ये क्या मतलब हुआ रेडियस ऑफ ए? जैसे एक काम करो, इन पार्टिकल्स का नाम है ना कैपिटल ए और कैपिटल बी करने की जगह स्मॉल ए और स्मॉल बी कर दो। तुम जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया है? ताकि जो बी होगा कैपिटल वो मैग्नेटिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो स्मॉल बी यहाँ पर रहने देते हैं। ये पार्टिकल नाम है ना, चाहो तो पी क्यू भी लिख सकते थे, नहीं क्यू तो फिर से आ गया, कुछ और मतलब आर एस या एम एस कुछ भी, मतलब एन एम एम भी आ गया, क्या करें, सी डी लिख सकते थे, सी तो नहीं आया ना, हाँ नहीं आया, चल कोई बात नहीं। हमें रेडियस की बात करनी है बेटा, रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए। तो ए का रेडियस कितना हो जाएगा सर? तो रेडियस होता है सर mv/qb फॉर ए। तो ए का m कितना है सर? ए वाले का m है 2m इंटू वी।
बेटा दोनों को अगर सेम रफ्तार से छोड़ा गया, दोनों को अगर सेम रफ्तार से फेंका गया मैग्नेटिक फील्ड में, तो चार्ज कितना आ रहा है, चार्ज है इसका Q और इसका B है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं रेडियस ऑफ B की बात करूं, अगर मैं रेडियस ऑफ B की बात करूं, तो बेटा B वाले का रेडियस जो आएगा वो ध्यान से देखना, वो आएगा 2 इंटू सॉरी मास कितना है mv, मास कितना है 4m, 4mv डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज कितना हो जाएगा बेटा 2q, तो 2q इंटू यहां पे हो जाएगा b। अबे आ रही है बात समझ में, ध्यान से देखो इसको, m इंटू वी अपॉन क्यू बी, बेटा m इसका 4m है और q कितना है 2q, काटा पीटी करके सेम बन जाएगा। तो वी कैन से कि रेडियस ऑफ r रेडियस ऑफ a इक्वल्स टू रेडियस ऑफ b। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। रेडियस ऑफ a इक्वल्स टू रेडियस ऑफ b। कैसे सर, क्योंकि ये भी 2mb बाई क्यूबी आया, ये भी 2mb बाई क्यूबी आया, इसमें तो कुछ पूछने की बात भी नहीं थी। तुम सोच भी रहे होंगे हमने कौन सा पूछा, अपनी मर्जी से बता रहे हो। चल कोई बात नहीं, फिर भी समझ में आ गया ना कि दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बात आती है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड बोले तो कितना टाइम इन्होंने अंदर स्पेंड किया, मतलब पूरा घूमने में कितना टाइम लगा। तो टाइम लगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, सही बात है। तो टाइम ऑफ ए लिख देते हैं बेटा, कितना लिखेंगे 2 पाई m, m m m m, a का m कितना है, a वाले का m है 2m, ओहो, अपॉन क्यू बी, q कितना है q इंटू बी, बहुत बढ़िया, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अबे आ रहा है ना समझ में, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये अपन टाइम में लिख दिया है। अगले वाले की बात करते हैं अपन टाइम ऑफ बी की, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी एक मिनट रुको, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अपन। तो बेटा यहाँ पे जो टाइम आएगा, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे टाइम ऑफ बी। बेटा टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा 2 पाई, बी का मास कितना है 4m, चार्ज कितना है 2q, तो लिख दे क्या फर्क पड़ता है, 2 पाई इंटू 4m डिवाइडेड बाय कितना आएगा भैया, चार्ज आएगा 2q इंटू बी। ओहो, अगर तो फिर से इसको काटापीटी करेगा, फिर से काटापीटी करेगा तो कितना बचेगा, उड़ा दे यहां से इसको, कितना बचा साहब, टाइम आया था 4 पाई m अपॉन क्यू बी, इसका भी आ रहा है साहब कितना 4 पाई m अपॉन क्यू बी। क्यू कैपिटल में वो अलग बात है, तो दोनों का टाइम भी सेम आ गया। तो बेटा कई सारे सवाल ऐसे आते हैं जहां पे रिलेशन पूछे जाते हैं। मान लें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आर ए बड़ा है आर बी से, आर ए छोटा है आर बी से, आर ए बराबर है आर बी के, या नन ऑफ दीज, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, आपको चार्ज और मास के बारे में पता होना चाहिए, उसके अलावा आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए बेटा, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे आपने पूरा नोट डाउन कर लिया ना, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, देखो समझना ध्यान से। सबसे पहले अपन पार्टीशन कर ले, यहाँ पे लो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हो चुका है यहाँ पे, शानदार, ठीक है। अब ये अपना अलग पार्ट हो गया, इसमें देखते हैं बेटा, इसको तो आपने नोट डाउन कर लिया ना, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं दोबारा से, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ समझाना चाहता हूँ, सिंपल सी चीज़, समझना बात को। कई बार ऐसे बोलते हैं कि एक चार्ज को अपन ने एक्सेलरेट किया v वोल्ट पे, तो बताइए रेडियस कितना आएगा। मतलब एक्सेलरेट करने के बाद उस चार्ज को जो है ना v वोल्ट पे एक्सेलरेट किया गया, एंड देन आफ्टर उस चार्ज को हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया गया जिसकी वैल्यू b थी। बेटा ये सारे केस जो है, ऑल केसेस हियर आर वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 90 डिग्री। मेरी बात समझ में आ गई ना, कि अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ही ये सारी चीज़ें वैलिड होगी। कुछ और एंगल होगा सर तो फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए अपन आगे बात करेंगे। बट अभी जो बता रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ किस केस के लिए वैलिड है, जब दोनों के दोनों आपस में किस पर हो, 90 डिग्री पर हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको समझाता हूँ आगे उसी को। हाँ भाई, तो बात करी गई कि दोनों आपस में जो है ना, जो दोनों आपस में क्या है कि जैसे मान लीजिए अपन ने एक चार्ज पार्टिकल को
वी पोटेंशियल पर एक्सेलरेट किया। सर वी पोटेंशियल पे एक्सेलरेट किया? हाँ बेटा, वी पोटेंशियल तक उसको एक्सेलरेट किया, उसके बाद उसको हम लोगों ने छोड़ दिया कहाँ पर? उसके बाद उसको छोड़ दिया हम लोगों ने किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो परपेंडिकुलर थी। तो बताइए रेडियस कितना होगा, कितने देर तक, मतलब कितने एक चक्कर में कितना टाइम लगाएगा, ये फ्रीक्वेंसी कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। लेकिन बात ये है कि साहब यार ये समझ नहीं आ रहा, बात ये समझ नहीं आ रही कि इसको वी पोटेंशियल पे एक्सेलरेट कैसे किया गया। कई बार आते हैं, है ना, तो इस चीज को आपको बड़े उसमें लिखना है। आप पहले यहाँ पे लिखिए, जो दिख रहा है आपको, है ना, उसको लिख लीजिए कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने वी पोटेंशियल पर एक्सेलरेट किया, बेटा दिख भी रहा है, उसको नोट डाउन भी करते जाइए। तो वी पोटेंशियल पे अगर उसको एक्सेलरेट किया है तो एक्सेलरेट करने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, ये निकालना हमारा पहला काम है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, अब मेरी बात समझना, ये चीज यहां पर ही नहीं, ये चीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मॉडर्न में कई जगहों पे काम आती है कि एक चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने वी पोटेंशियल पे एक्सेलरेट किया गया। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, तो मैं समझाता हूं इसका बेसिकली मतलब, आप ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको सिंपल सी समझाता हूं, मान लीजिए हाँ जी बेटा, मेरी बात ध्यान समझना, है ना, ध्यान समझना। तो जैसे मान लीजिए ये अपने पास में कोई भी अपन ने बैटरी लगा दी इस प्रकार की, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो इधर से इस तरह फ्लो करेंगी। ये कुछ एरिया है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करने वाली है। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? मैं समझा रहा हूं आपको, आप समझना। जैसे मान लीजिए अब अपन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया और उसको यहां बिठा दिया जीरो रफ्तार पे। कितनी रफ्तार है? रेस्ट पर। एक इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने यहाँ पे रेस्ट पे छोड़ दिया। कितना पे छोड़ दिया? रेस्ट पे। बेटा हाई पोटेंशियल कितना है? ये वाला। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी वी का क्रिएट करती है, तो इधर आएगा पोटेंशियल जीरो और इधर आएगा वी। ओहो, बात तो सही है यार, बात तो सही है ना यार। तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, यहाँ पे हो जाएगा वी पोटेंशियल। गेटिंग माई पॉइंट? अबे पक्का ना, 100% श्योर होना। तो भैया मान लो कि यहां पर अगर ये रेस्ट पर था तो यहां पर टोटल एनर्जी कितनी थी? भाई पोटेंशियल जीरो था तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो आएगी। उसके अलावा काइनेटिक तो जीरो थी ही सही। तो ये पोटेंशियल और ये काइनेटिक, अब सही है ना। लेकिन आगे आगे क्या हुआ साहब? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी थी, इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेगा और एक्सेलरेट करेगा, और करते 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 जो यहां पहुंचते पहुंचते इसकी रफ्तार हो जाएगी। रफ्तार पता नहीं कितनी होगी, पर इसकी रफ्तार के कारण काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के, जो भी होगी काइनेटिक एनर्जी, वी डोंट हैव एनी आइडिया ना एग्जैक्टली कितनी होगी, पर हमने लिख दिया है इसका। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अभी आइडिया हो जाएगा हमें, पर विदाउट मैथमेटिक्स हमें आइडिया नहीं लग सकता यहाँ पे। फिर हम लोगों ने क्या करा, अब हम लोगों ने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो था उसका चार्ज था E, तो पोटेंशियल हो जाएगी E इंटू वी, है ना, E इंटू वी पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब सही है ना। तो E इंटू वी, माइनस क्यों लगा दिया अपन ने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। अब चाहे तो उसको E रख, चाहे तो उसको Q रख दे। तो बेटा यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी E इंटू वी, और वी कैन से इट इज Q इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू वी, और वी कैन से इट इज Q इंटू वी। अगर चार्ज यहाँ पे E ना होकर कुछ भी Q हो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेट करने पे जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी चार्ज पार्टिकल की वो हो जाएगी Q इंटू वी। गेटिंग माई पॉइंट? बेटा नेगेटिव समझाया मैंने इसको, बाकी होता सबके लिए है ऐसा। सिमिलरली प्रोटॉन के लिए भी होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन के लिए भी होता है। उसमें दौड़ते उल्टे हैं वो अलग बात है, कि कहानी अलग तरीके से लिखी जाती है, बट रिजल्ट सेम होता है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों को इस प्रकार से ही मिलेगी। एक्सेलरेट करा है इसको अपन लोगों ने, एक्सेलरेट किया है इसको अपन लोगों ने, तो वो एक्सेलरेट होकर इस प्रकार से इसको एनर्जी गेन करेगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? पक्का? अच्छे से? हाँ ठीक है। तो अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। जो काइनेटिक एनर्जी तो निकल गई, Q इंटू वी होती है। तो बेटा एक बात समझना, जो रेडियस होता है, मैं यही लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान समझिएगा, जो रेडियस होता है वो होता है mv बाय क्यूबी। mv बाय क्यूबी, आई मेरी बात में। एंड व्हाट इज m इंटू वी? व्हाट इज m इंटू वी? अबे m इंटू वी क्या होता है?
सर एम वी इंटू वी तो वो पी होता है सर, पी बोले तो पोटेंशियल ना, पी बोले तो पावर ना, पी बोले तो और क्या, मोमेंटम, पी बोले तो लीनियर मोमेंटम। याद आया कुछ कुछ आपको, ये अपन लोगों ने क्लास लीनियर मोम, गेटिंग माय पॉइंट। तो एम वी बराबर पी, ये तो मोमेंटम होता है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं तो वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तुमने ये भी सुना होगा कि अगर अपन लोगों ने m को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर रह जाएगा एम वी स्क्वायर। ऊपर क्या रह जाएगा बेटा, एम वी स्क्वायर। आपको दिख रहा है यहां तक, ठीक है, एम वी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो कितना आएगा ऊपर, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, तो वी कैन राइट पी स्क्वायर बाय 2m। गेटिंग माई पॉइंट बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ये अलग खेल चल रहा है, इसको अलग तरीके से रखना। तो यहां से P कितना आएगा, यहां से P आएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। गेटिंग माई पॉइंट, यहां पे हो जाएगा अपना 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। ये क्या हो गया, ये हो गया मोमेंटम, mv। तो बेटा यहाँ पे जो रेडियस था mv अपॉन क्यूबी, इसको भी अपन लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी का अंडर रूट। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि साहब आपने जो लिखा है यहाँ पे कि भैया 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी, तो काइनेटिक एनर्जी तो q इंटू वी के बराबर है, हाँ तो लिख दे। तो ये आएगा कितना, 2m इंटू क्यू इंटू वी अपॉन क्यू इंटू बी। दिस इज द रेडियस। अगर हम लोगों को बेटा बड़ा होचपोच सा हो रखा है, पर ध्यान से देख के लिख लीजिएगा इसको। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, R बराबर एम वी बाई क्यू बी। जो एम वी होता है मोमेंटम होता है, मोमेंटम अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। कई किताबों में सिंपल E लिखा होता है, पर मैं कह रहा हूँ आपको 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख दे। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V पर इसको एक्सेलरेट किया गया तो कितना रेडियस आएगा, सीधा 2m क्यू वी अपॉन क्यू बी। ऊपर वाला अंडर रूट में, नीचे वाला क्यूबी में। पर मैं आपको एक सिंपल सी समझाना चाहता हूं, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप बस ये रट लो। मैं तो कह रहा हूं ये भी मत रटो। अगर आपको एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर फोर्स पता है तो ये भी मत रटो, आप हाथों हाथ निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। अगर ये पता है तो एम वी को क्या लिख सकते हैं अपन, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। तो अपन लिख के यहाँ पे आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा इसको पूरे को नोट डाउन करना है अच्छे से, उसके बाद फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जल्दी से पूरे को नोट डाउन कीजिए, जो भी आपको समझ में आया अच्छे से नोट डाउन कीजिए। जहां भी डाउट हो आप मुझसे बाहर आके पूछिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ भाई, तो अभी अपन लोगों ने जो चीजें देखी है उसी को अपन आगे और कुछ क्वेश्चंस उस पर करते हैं। तो बेटा 3 तरह की चीजें अपन यहाँ पे लेके चलेंगे जिस पे अधिकतर टाइम सवाल आते हैं। मैं आपको तीनों चीजें लिखा देता हूँ। पहली होती है प्रोटॉन, है ना। सेकंड होता है ड्यूट्रॉन। पहला होता है प्रोटॉन, सेकंड होता है ड्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन होता है, ड्यूट्रॉन होता है, उसके बाद होता है अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो वैसा प्रोटॉन जो होता है उसका मास होता है, अगर उसका मास मैं mp मान लेता हूं, मेरी बात समझना, तो ड्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 2 टाइम्स ऑफ mp होता है। मतलब प्रोटॉन के मास के डबल होता है ड्यूट्रॉन का मास। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो इसका जो मास होता है वो 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, 4 गुना मास होता है अल्फा पार्टिकल का। तो मेरी बात आपको क्लियर है बेटा। उसके बाद अपन बात करते हैं चार्ज की। जैसे मान लीजिए प्रोटॉन का चार्ज अगर अपन Q मानते हैं या फिर E मानते हैं, तो इसका जो चार्ज आएगा वो भी Q ही आएगा या फिर E आएगा, अगर E मानते हैं उसका तो। और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो 2 टाइम्स ऑफ Q हो जाता है। तो बेटा इस टेबल के ऊपर कई प्रकार के यहाँ पे सवाल होंगे जो मैं सोल्व कर ले होंगे, और इसी के साथ साथ मॉडल में भी इसके ऊपर कुछ सवाल आते हैं, इसलिए आपको ये डेटा तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। क्या क्या डेटा है कि मास ऑफ प्रोटॉन mp, चार्ज q,
न्यूट्रॉन तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, चार्ज सेम होता है। और अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो 4 टाइम्स ऑफ मास होता है और चार्ज डबल होता है। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? तो बेटा अब अपन यहां से आगे बढ़ेंगे। आप पहले तो इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से, उसके बाद आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिखेगा, उसको आप सवाल को लिखिए। अपन क्या करेंगे, 3 क्वेश्चंस लेंगे एक के बाद एक, है ना। तीनों में डेटा हल्का हल्का वेरी करते जाएंगे और तीनों अलग अलग केस लेंगे। तो पहला सवाल आपके पास आने वाला है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, फर्स्ट सवाल। हाँ जी, तो बेटा 3 पार्टिकल की बात करी गई, वही प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो तीनों पार्टिकल्स की बात करी गई है और तीनों पार्टिकल्स के अगर तीनों को एक मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर एंटर कराया जाता है, तीनों को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर एंटर कराया जाता है, तीनों को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर अगर एंटर कराया जाता है, तो एंटर कराने के बाद उसमें कितना टाइम वो स्पेंड करते हैं, या सॉरी स्पेंड नहीं, कितना टाइम वो एक राउंड लगाने में लगाते हैं, हमें वही निकालना है। तो टाइम पीरियड का हमें रेशियो निकालना है यहाँ पे। तो टाइम पीरियड का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टाइम पीरियड होता किसके बराबर है? टाइम पीरियड होता है साहब 2 पाई, पाई तो लगाया ही नहीं तो पाई लगा देते हैं, 2 पाई एम बाय क्यू बी। 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये हो गया अपना टाइम पीरियड, इसके अंदर कितनी देर तक घूमता है। आई मेरी बात समझ में? तो ये टाइम पीरियड हो चुका है यहाँ पे। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि भैया प्रोटॉन हो गया, उसका टाइम कितना हो जाएगा, ड्यूट्रॉन हो गया। अगर सबका मैं रेशियो निकालना चाहूं तो ड्यूट्रॉन का मैं डी लिख देता हूं। आई मेरी बात समझ में? सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा अल्फा पार्टिकल, जो मैंने अल्फा लिख दिया यहाँ पे, अब मेरी बात समझ में आ रही है ना? पक्का ना? बेटा वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो वैल्यू में क्या क्या लिखेंगे अपन, जैसे मान लीजिए पहले वाले का सब देखो, सबका 2 एंड पाई एंड क्यू तो बी तो बराबर है, 2 एंड पाई और बी तो बराबर है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे फिर भी 2 पाई एम, मास 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 मास, प्रोटॉन का मास एम मान लेते हैं, डिवाइड बाय चार्ज 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 क्यू मान लेते हैं। बहुत बढ़िया। और बी। आई मेरी बात समझ में? पक्का ना? अगर मैं सेकंड वाले ड्यूट्रॉन की बात करता हूं तो ड्यूट्रॉन में भी 2 पाई तो सेम ही आएगा, लेकिन जो मास होएगा ड्यूट्रॉन का वो डबल हो जाएगा। तो डबल लिख दें यहाँ पे, मास 2 इंटू एम कर दो, डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसकी बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बेटा, नीचे क्यू की, तो चार्ज उसका जो आएगा वो सेम आएगा, क्यू और बी आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? दिख रहा है आपको यहाँ पे? ठीक है। हाँ बेटा, तो ये एक मिनट मैं यहाँ ऊपर ले लेता हूँ इसको, थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा आपको। टी पी इज टू टी डी इज टू टी अल्फा। तो वही सेम चीज 2 पाई एम अपॉन इसका हो जाएगा क्यू बी, रेशियो अपन ले लेंगे 2 पाई एम, इसका एम कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एम डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू बी। सिमिलरली इसका रेशियो ले लेंगे अपन 2 पाई अल्फा, अल्फा अल्फा का हो जाएगा 4m, तो 4m डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज कितना हो जाएगा बेटा 2q इनटू बी। अबे आ रही ना बात समझ में? अब देख यहाँ पे क्या क्या कॉमन हो सकता है, 2 पाई एम क्यू बी, 2 पाई एम क्यू बी, 2 पाई एम क्यू बी। बेटा जो कट सकता है सब काट दो, 2 पाई एम क्यू बी, 2 पाई क्यू बी एम। आई मेरी बात समझ में? सब कट गया, बचेगा क्या, इसको पूरा काटने के बाद 1:2, इसमें बचेगा बेटा 2, इसमें बचेगा 4/2 विच इज 2, तो 1:2:2। सिंपल। आई मेरी बात समझे? 1:2:2 सिंपल। यहां अपन लिख दिया इन तीनों का रेशियो। मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का? तो बेटा आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसके ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप नोट डाउन कीजिए फटाफट से, बोर्ड पे आ चुका है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से। हाँ जी बेटा, तो बेटा इस सवाल में आपने देखा होगा यहाँ पे दो केस दिए हैं इन लोगों ने। एक दिया है कि वही अपन ने किया है अल्फा ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा तीनों को अपन लोगों ने कहाँ भेजा है, तीनों को हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड में भेजा है जिसकी वैल्यू बी थी और परपेंडिकुलरली भेजा है। यहाँ पे तीन केस अपन ने लिए हैं। पहला केस कौन सा लिया है, इसके ऊपर दो केस लिए हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। फिर से दो केस कौन कौन से लिए हैं, पहला की स्पीड सेम थी कि दोनों तीनों को अपने को सेम स्पीड से फेंका गया। इफ स्पीड ऑफ ऑल आर सेम, स्पीड ऑफ ऑल आर सेम। सेकंड अगर अपन बात करें तो सेकंड है इफ पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम फॉर ऑल, तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया। तो सबसे पहले अपन स्पीड की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की अपन बाद में करेंगे। तो बेटा अगर स्पीड की बात करता हूं तो मैं तीनों का रेडियस लिखूंगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा। ये हम लोगों ने यहाँ पे तीनों को लिख लिया है। एक का रेडियस कितना होता है हम अच्छे से जानते हैं, रेडियस होता है mv/qb। रेडियस कितना होता है बेटा, mv/qb। सिमिलरली अगर मैं ड्यूट्रॉन की बात करूंगा तो मास यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m, ड्यूट्रॉन का मास इनटू रफ्तार दोनों की सेम थी तीनों की, डिवाइडेड बाय QB। जो चार्ज होता है ड्यूट्रॉन का वो सेम होता है और B तो सबके लिए सेम ही था। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो मास हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m, रफ्तार हो जाएगी v, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ q इंटू b। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे mv/qb, mv/qb और mv/qb। आई मेरी बात समझ में? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1:2:2:2, 1:2:2। गेटिंग माई पॉइंट? बेटा ये अपने पास में रिजल्ट आया है, देख लीजिए, ये रिजल्ट आया अपने पास में 1:2:2। ये मेरे समझ में आता है, हाँ भाई सिंपल सा रिजल्ट है, कोई बहुत बड़ी बात है यहाँ पे नहीं है। तीनों की स्पीड अगर सेम होती है तो अब बात होती है कि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया है, मतलब तीनों को सेम पोटेंशियल पे एक्सेलरेट किया गया और फाइनली एक्सेलरेट करने के बाद सेम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा गया। तो बताइए कि तीनों का रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो भैया अगर मैं रेडियस के रेशियो की बात करूं तो रेडियस का रेशियो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस से लिखना चाहूंगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए इसको, आरपी आरडी आर अल्फा। तो अल्फा प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा। पहला आता है mv। तो बेटा mv को अपन लोगों ने क्या लिखा था, मैं लिख देता हूं यहां पे 2m इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन q इंटू b, इसका अंडर रूट। सही बात है। सिमिलरली बेटा अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे भी वही आएगा 2 टाइम्स ऑफ मास। ड्यूट्रॉन का जो मास है वो 2 टाइम्स है प्रोटॉन के मास से, बाकी सब कुछ सेम है, पोटेंशियल सेम, चार्ज सेम, बी सेम, 2 सेम, सब कुछ सेम। आई मेरी बात समझ में? सिमिलरली अगर मैं अल्फा की बात करूं तो उसका मास जो होगा वो 4 टाइम्स होगा और जो चार्ज होगा वो 2 गुना होगा इंटू v, डिवाइडेड बाय चार्ज अगेन 2 गुना इंटू b। अबे आ रहा है ना, पक्का ना, 100% श्योर हो ना? तो बेटा अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे 2q चार्ज आ रहा है, यहां 4m है। ध्यान समझना, देखो पहले जो कट सकता है वो काटो। 2mqv/qb, 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 जो कर सकता है सब साफ कर दे। बचेगा कितना, 1:2। देखो इसमें बचेगा बेटा √2, बाकी सब कुछ कट चुका है। देखा इसमें से, देख QB से QB गया, ये जो रूट है ना ऊपर ही आएगा, सिर्फ मैंने गलत लगा दिया, नीचे सिर्फ ऊपर ही आएगा। QB से QB सारे चले गए, है ना। ऊपर क्या बचा, 2mqv अंडर रूट में सब उड़ा दो, उड़ा दिए साहब।
तो ये बचा है 1, ये बचेगा √2। ये कितना बचेगा, ये बचेगा साहब यहाँ पे आएगा 4 और 2 8, 4 और 2 8, तो यहाँ पे रूट में आएगा बेटा 8 डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा 2। एंड व्हाट इज 8√2, व्हाट इज √8/2, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 1:√2 कितना हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 2। अब सही है ना, क्योंकि 8 क्या होता है 2√2, तो काट दे 2 से 2, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 1:1:√2 सिंपल। आई मेरी बात समझ में, ये हो जाएगा सिंपल 1:√2 अबे आ रहा है ना बात समझ में पक्का ना, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई मेरी बात समझ में पक्का, अच्छे से पूरा नोट डाउन इसको कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा, तो ये अभी तक अपन लोगों ने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसका अल्फा पार्टिकल के क्वेश्चन किए हैं। तो फटाफट से अब आप जो बोर्ड पे लिखा है वो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन के साथ में। हाँ जी बेटा, तो क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, ऐसे ओरली कर लेंगे इसको, क्या लिखते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी किसी की मान लीजिए यू दे रखी है, किसी चार्ज पार्टिकल की यू काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, उसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करवा दिया, और जो मैग्नेटिक फील्ड था वो परपेंडिकुलर था उसकी वेलोसिटी के। गेटिंग माय पॉइंट। तो पूछा गया है कि जब उस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकला चार्ज पार्टिकल तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो इसीलिए हम लोगों को ये सवाल करना है, इसीलिए क्या करना है, मतलब इसका आंसर निकालना है, उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को निकालनी है। एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना बेटा, मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान समझना इस चीज को, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर तो इसका एक लाइन का क्या मतलब, एक वर्ड का ही है कि नो मतलब नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट समझना है कैसे बेटा। फोर्स जो होता है मैग्नेटिक वो होता है Q V क्रॉस B। फोर्स होता है F बराबर Q V क्रॉस B। जो F होता है, जो अपना F होता है, F इज, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं और फिर से ये बात समझा रहा हूं कि जो F इज परपेंडिकुलर टू V। F जो होता है वो V के परपेंडिकुलर होता है, और F जो होता है वो अपना B के भी परपेंडिकुलर होता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब मेरी बात समझना, अगर मैं वर्क डन लिखना चाहूं मैग्नेटिक फील्ड का, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा जब आप मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन लिखोगे, तो वर्क डन एक्चुअली होता क्या है, वो होता है F.ds। यही तो होता है यार। और F क्या होता है, फोर्स, ds क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डॉट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो बेसिकली देखा जाए तो यहां पर ये वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 आएगा। है क्यों 0 आएगा सर? बेटा 0 इसलिए आएगा क्योंकि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है V के, और जो V होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब जो अपना फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, क्योंकि ds अपॉन dt ही अपना v होता है। तो dt तो कोई वेक्टर होता नहीं है, सिर्फ ds वेक्टर होता है, और ds वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू f वेक्टर। तो यहाँ पे जो f आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा, और मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क डन आएगा दिस इज 0। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0। तो वी कैन राइट कि बेटा अगर मैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स लिखूंगा, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही बात है। अब इसका वर्क डन तो 0 रहता है, अगर किसी पार्टिकल पे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो तो वहां पे वर्क डन तो 0 आएगा। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोनों आपस में बराबर होंगी। तो आई कैन राइट देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर ये इसमें एंटर भी कर गया मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल किसी काइनेटिक एनर्जी यू को लेकर, तो बाहर भी जो निकलेगा वो यू से ही निकलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा पूरी थ्योरी लिख लीजिए आप
क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर होता है v के, तो यहाँ पे जो v होता है वो ds बाई dt होता है। यहाँ पे क्या सब जगह ds बाई dt होता है, और ds और f के बीच में एंगल 90 होता है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का। वर्क डन अगर 0 होगा, अगर वर्क डन 0 होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोनों आपस में बराबर होंगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप इसको पूरे को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी से फटाफट से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, है ना, ये अपन ने क्वेश्चन लिया है हमने, मतलब तो हमने एक क्वेश्चन लिया है क्या, अपन जैसे अब यहाँ पे लिखते हैं F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। थोड़ा सा लल्लू सवाल देता हूं मैं, F बराबर क्यू वी क्रॉस बी लिखा है हम लोगों ने, तो जो Q है ना वो गिवन है 2 माइक्रोकुलम। बहुत शानदार सर। जो अपना V है वो भी गिवन है हमें 2i कैप प्लस 3j कैप। गेटिंग माय पॉइंट? उसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमें गिवन है, और वो कितनी है, वो दे रखी है i कैप, j कैप और k कैप। ओहो, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, v दे रखा है, q दे रखा है, सब दे रखा है, शानदार। f निकालना है, f किस पर निकालना है, q पर निकालना है, तो निकाल ले, कौन सी बड़ी बात है। तो f निकालने के लिए हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वैल्यूज पुट कीजिए। बेटा 2 माइक्रोकुलम, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोकुलम? माइक्रोकुलम क्या होता है? माइक्रोकुलम होता है 10 टू द पावर -6 कुलम। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली अब आएगा v, तो v आएगा 2i कैप 3j कैप क्रॉस, फिर आएगा b i कैप j कैप और k कैप। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा यहाँ पे बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, और वो गलतियां मैं यहाँ पर तुम लोग ना करो, तो उसको समझाने के लिए बता देता हूँ। प्लीज 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 क्रॉस डायरेक्ट मत कर देना, सीधा मल्टीप्लाई करोगे ऐसे हो जाएगी सवाल की। सवाल की तो नहीं होगी, आंसर की हो जाएगी इसकी। आई मेरी बात समझ में? बेटा ऐसे नहीं करते क्रॉस, आपको डिटर्मिनेंट से बताया होगा ना सर लोगों ने, वरना मैं बता देता हूँ क्रॉस कैसे करते हैं। अगर 2 को क्रॉस करना है आपको, तो आप क्या करो, आई जे और के, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, आई जे और के। उसके बाद जो पहला वाला है मतलब v जो है, उसके कंपोनेंट्स, उसकी वैल्यू लिख दीजिए। 2 i के साथ 2 था, j के साथ कितना था, 3 था, और k के साथ कितना था, सर था ही नहीं तो 0 लिख देना, परेशान क्यों हो रहा है, 0 लिख दे। i j k, फिर लिखो अगेन यहाँ पे, तो 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट बन चुका है। इसको अपने को सोल्व करना है। गेटिंग माय पॉइंट? अब सोल्व कैसे करते हैं, पहले i ले लीजिए, जिसे i अपन ने उठाया, तो बेटा i का रो और i का कॉलम दोनों उड़ा दीजिए, तो जो बचेगा, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे i कैप। अब जो बचा 3 0 1 1, तो बेटा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -0 को 1 से करो, तो 3 को 1 से करेंगे तो आएगा 3 -0। उसके बाद आएगा -j कैप, तो 2 को 1 से करो और 1 को 0 से करो, तो आएगा 2। 2 को 1 से करो, 0 को 1 से करो, तो 2 - 0 2 आ जाएगा। उसके बाद मैं लिख सकता हूं यहां पे k का, तो बेटा k का k कैप तो बाहर लिख दो। सर j को आपने माइनस क्यों किया, कि बेटा i वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस होता है, मैथमेटिक्स से भैया अपना काम नहीं है, पर सिखा रहा हूं मैं, क्या कर, है ना, पास तो होना ही अपने को। तो k कैप अपन ने लिख दिया यहाँ पे। 2 को 1 से करो, 3 को 1 से करो, तो बेटा आएगा 2 - 3। सोल्व करने पे हम ये पाएंगे कि यह आएगा 3i कैप -2j कैप -k कैप। गेटिंग माय पॉइंट? आपको दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है। अबे अभी तो क्यू वी क्रॉस भी आया, अभी तो फोर्स तो अब निकालना भैया। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू को, ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2 × 10 की पावर -6, बचे हुए को अंदर रख दो, 3i कैप -2j कैप -k कैप। बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6i कैप 4j कैप -2k कैप × 10 की पावर -6 न्यूटन इसकी वैल्यू आएगी। ये खतरनाक सी वैल्यू आएगी,
खतरनाक तो क्या है यार, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 3 हो गया, -4 -2 कुछ भी नहीं है, मतलब है ना, लल्लू है। मैथमेटिकली अच्छा था तो अपन ने इसको लिख लिया है, तुम कहो तो इसको एक और करा देंगे, तुम कहो तो आगे बढ़ जाते हैं। तो पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं एक और करना है कि आगे बढ़ना है या फिर क्लास खत्म करनी है। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से। हाँ बेटा, तो डिसीजन ये हुआ है कि क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अपन लोगों का टाइम यहाँ पे हो चुका है, टाइम अलाउ नहीं करेगा अपन एक और क्वेश्चन करें तो आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चन करते रहिए, सीखते रहिए, आते रहिए, डाउट पूछते रहिए। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।